नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पाठ संख्या 2 विलियन का आज भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अणुसंख्यक गुणधर्म पूरे पढ़ चुके थे। आज उससे आगे अणुसंख्यक गुणधर्म में आपने देखा कि विलेय का अणुभार हमने ज्ञात किया था। जैसे हमारे पास 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म थे, जिसमें पहला अणुसंख्यक गुणधर्म था आपके पास RLVP, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा था आपके पास क्वथनांक यूनियन डेल्टा TB समानुपाती था आपके पास m। तीसरा था आपके पास हिमांक का अवनमन डेल्टा TF समानुपाती था आपके पास m। और चौथा था परासरण दाब पाई समानुपाती क्या था m। अब इन सभी को आपने आयोटा से गुणा किया था। इसका फॉर्मूला था आपके पास P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर n अपॉन n या n अपॉन n प्लस n। नेक्स्ट, यहां आप आयोटा से गुणा कर सकते थे, आयोटा से कर सकते थे, आयोटा से कर सकते थे, आयोटा से कर सकते थे। अब इसमें विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात किया, तो देखो इन तीनों की बात कर लेते हैं कि विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात किया। इसका भी हो जाएगा n अपॉन n। अगर इसको आगे सोल्व करना चाहें तो हमने देखा था कि कैपिटल N स्मॉल n से बहुत बहुत बड़ा होता है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब n विलेय के मोल, इसको हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं WA अपॉन MA। यहाँ से हम विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, डेल्टा TB बराबर मोललता का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा आपके पास KB WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA। अगर TF आ गया तो यहाँ पर डेल्टा TF लगा दो, यहाँ पर KB की जगह क्या आएगा KF, बाकी चीजें सेम। विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो। नेक्स्ट, इसमें पाई बराबर होता है MRT कह दो या CRT कह दो। मोलरता है, और मोलरता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, G हजूर V। तो यहां पर WB G हजूर विलेय का अणुभार MB और उसका आयतन इंटू RT। तो यहां से भी आप इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हो। सवाल यह है, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय का यथार्थ परिशुद्ध अणुभार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बात ध्यान से सुन लो। फॉर्मूले तो आपके पास है थ्योरेटिकल रूप से। पहली बात तो इसकी शर्त है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी शर्तें क्या है। पहली बात, विलियन तनु होना चाहिए। विलियन कैसा होना चाहिए आपके पास, तनु होना चाहिए। और दूसरी बात है, विलेय पदार्थ जो तुमने मिलाया है उसी का तो अणुभार ज्ञात करना है। उसका न तो संगुणन हो न वियोजन हो। तो क्या विलेय के पदार्थ का, विलेय के कणों का, विलेय का न तो क्या हो आपके पास संगुणन और न ही क्या हो वियोजन, तभी किसी विलेय का अणुभार यथार्थपूर्वक या परिशुद्ध मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, विलेय का अणुभार हम किस किस विधि से, चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। बट उसका परिशुद्ध मान कब ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिशुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात तो विलियन तनु होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपके पास विलेय आपने डाला है, डालने के बाद वो विलायक में न तो संगुणित हो, जुड़े, न ही वियोजित हो, तभी हमें उसका यथार्थ मान प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट, असामान्य अणुभार। सेकेंड लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का। आज इस चैप्टर को अपन फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा आपके पास असामान्य अणुभार। असामान्य अणुभार क्या होता है आपका, तो देखिए असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार किसे, असामान्य अणुभार क्या होता है, जो आपका रियल अणुभार होता है उससे कुछ अलग अणुभार का प्राप्त होना, यह कहलाता है असामान्य अणुभार। कैसे, अणुभार का वास्तविक अणुभार से कुछ भिन्न प्राप्त होना क्या कहलाता है, असामान्य अणुभार कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल को सभी बच्चा जानते हैं, CH3COOH। इसका अणुभार हो गया आपके पास 12 और 3 15, फिर 12 16 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये अणुभार हो गया हमारे पास कितना, इसका 60। एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60।
लेकिन जैसे एसिटिक अम्ल को आप बेंजीन विलायक में मिला देते हैं, ये आपका हो गया बेंजीन विलायक, ये हो गया आपका बेंजीन विलायक। एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में मिलाने पर इसका द्विलकीकरण हो जाता है, मीन्स इसके दो अणु आपस में जुड़कर एक अणु बना लेते हैं ऐसे, तो इसका अणुभार हो जाएगा आपके ऐसे, एक बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इधर हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O O और H। यहां से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो जाएगी, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। हाइड्रोजन बंध के बनने से इसके दो अणु आपस में जुड़ गए, तो जुड़ने से अणुभार कितना हो गया, 60 से बढ़कर 120 हो गया, और यह वास्तविक से कुछ भिन्न है। इसी को हम कहते हैं असामान्य अणुभार। क्या? अणुभार का वास्तविक अणुभार से कुछ भिन्न प्राप्त होना क्या कहलाता है? असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसको मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60, पर बेंजीन विलायक में डालने पर इसके हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलकीकरण हो जाता है। देखो यहाँ हाइड्रोजन बंध बन गया और यहाँ हाइड्रोजन बंध बन गया, जिसके कारण इसका क्या हो गया, द्विलक बन गया, और इस द्विलक के कारण अणुभार 60 से बढ़कर कितना हो गया, 120, और इसी बात को आप क्या कहते हो, असामान्य अणुभार कहते हो। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल में भी होगा। कैसे? बेंजोइक अम्ल का सूत्र है C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, एक अणु और C6H5, यहां पे हो गया C डबल बॉन्ड O O और H, इसके बीच में भी क्या हो गया, देखिए फिर से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर भी क्या हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फिर से द्विलक बन गया, और अणुभार जस्ट डबल 122 होता है, 122 का डबल कितना हो गया, 244, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अणुभार कहते हैं। तो क्या बोलोगे आप, असामान्य द्रव्यमान किसे कहते हैं या असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? अणुभार का वास्तविक अणुभार से कुछ भिन्न प्राप्त होना क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे बेंजीन विलायक में एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल को डालने पर अणुभार जस्ट डबल हो जाएगा, जिसका कारण क्या है, द्विलकीकरण। हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलकीकरण होता है, और अणुभार 60 से बढ़कर 120 और 122 से बढ़कर 244 हो जाता है। यहां से राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, इसमें आयोटा का मान क्या होगा, वांट ऑफ गुणांक आयोटा। हम लास्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसको, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर कोई चीज वियोजित होती है तो आयोटा, जैसे NaCl कितने आयन हुए, 2, तो आयोटा 2 हो गया। कोई चीज जुड़ती है तो उसका आयोटा आधा हो जाता है। तो राजस्थान बोर्ड में सवाल पूछा, जब हम एसिटिक अम्ल को, सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, बेंजोइक अम्ल को या फार्मिक अम्ल को बेंजीन विलायक में डालते हैं तो इसके वांट ऑफ गुणांक आयोटा का मान होगा। तो वांट ऑफ गुणांक आयोटा कितना हो गया दोस्तों, इसका 1/2। राजस्थान बोर्ड 2017 का सवाल है ये, कि एसिटिक अम्ल को, या एथेनोइक अम्ल भी आ सकता है, एथेनोइक अम्ल भी कुछ ऐसा ही है, जैसे आपके पास ये C2H5OH, इसको डाल दो, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कह सकते हैं, ये तो अल्कोहल हो गया हमारे पास, लेकिन एथेनोइक अम्ल अगर पूछा जाए, एथेनोइक अम्ल हमें पूछा जाए, मतलब एसिटिक अम्ल भी हो गया, एसिटिक अम्ल कह दो चाहे एथेनोइक अम्ल कह दो। एथेनोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में डालने पर इसका संगुणन हो जाता है, और संगुणन के पश्चात इसके जो आयोटा का मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि अणु जुड़ गए और जुड़ने से आयोटा कितना हो गया, 1/2। ऐसे ही अगर हम आयनों की बात करें, और जैसे आपको आयोटा पूछा जाए, तो यहां से हम बात करते हैं कि और जैसे आयोटा किस किस का, जैसे आपको 2-4 सवाल इसमें दे दिए जाए, अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया, आपकी किताबों में है, जैसे NaCl, जैसे आपसे कहा CaCl2, जैसे आपसे कहा K4FeCN6, और पूछ लिया गया आयोटा कितना होगा। तो ये अपने कितने आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-, ये टूटा Ca+2 प्लस 2Cl-, ये टूटेगा दोस्तों देखो 4K प्लस यहाँ हो गया FeCN6 की पावर -4। तो आयन देखो कितने हो गए, 1 और 1, 2 आयन, तो इसका आयोटा 2 हो गया। ऐसे इसके आयन 1 और क्लोराइड कितने, 2, तो इसका आयोटा हो गया 3। इसके 4 और 1, ये पूरा 1। देखो ये संकुल यौगिक है, जो पाठ संख्या 9 में हम लोग पढ़ेंगे, संकुल यौगिकों में उपसहसंयोजक यौगिक है ये, जहां पर ये ब्रैकेट बनता है,
इस ब्रैकेट से जो कंपाउंड बनते हैं वो उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। और ब्रैकेट का आयन एक ही काउंट होता है पूरा। तो एक आयन तो ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो आपसे कह सकता है NaCl, CaCl2, K4, FeCN6 में आयनों की संख्या जितनी है वही आयोटा है इसका। तो 1/2 गुणांक 2, 3 और इसके कितने हो गए? 5। लेकिन अणुभार पूछा जाए तो ध्यान रखना, अणुभार आयोटा का वित्त कर्मानुपाती होता है। कैसे? सिंपल सी बात से देखो, डेल्टा TB समानुपाती छोटा m, खोला तो डेल्टा TB बराबर WB/MB इंटू 1000/WA, कांस्टेंट तो लगेगा ही KB, और इंटू क्या होता है? आयोटा। जरा चेक करो, आयोटा और अणुभार क्या एक दूसरे के वित्त कर्मानुपाती है। तो अगर पूछा जाए कि इसके यहां से मतलब कहने का मतलब है अणुभार कितना होगा, तो इसका अणुभार क्या हो गया आपके पास? 1/2, इसका हो गया 1/3 और इसका क्या हो गया? 1/5। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि जो 1/2 गुणांक आयोटा है उसका अणुभार क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती होता है, इसलिए 1/2, 1/3, 1/5। अब लास्ट टॉपिक का अध्ययन करते हैं कि 1/2 गुणांक है क्या। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखिए आप, 1/2 गुणांक किसे कहते हैं? जैसे हमने 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े दोस्तों, वो 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है हमारे पास? 1/2 गुणांक आयोटा कहलाता है। तो देखिए यहां से अगला टॉपिक लगा रहा हूं मैं, आयोटा, जिसको आप कहते हैं 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक आयोटा। तो अब मैं आपसे बात करता हूं, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने? आप कहोगे 4। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, मतलब कह दो डेल्टा P0। उसके बाद क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन TB। उसके बाद हिमांक अवनमन TF। उसके बाद परासरण दाब पाई, पाई में पाई का भाग लगा दो, डेल्टा TF का भाग लगा दो, डेल्टा TB का भाग लगा दो और डेल्टा P0 का भाग लगा दो। करना क्या है? ये सभी मान प्रेक्षित मान है, ऊपर वाले प्रेक्षित मान, और ये सभी कैसे हैं आपके पास? सैद्धांतिक मान है। ये कैसे हैं? सैद्धांतिक। यहां पर भी हम कह सकते हैं प्रेक्षित, यहां पर क्या कह सकते हैं? सैद्धांतिक। ये भी हो गया प्रेक्षित, ये भी क्या हो गया? सैद्धांतिक। ये भी क्या हो गया? प्रेक्षित, ये भी क्या हो गया? सैद्धांतिक। तो देखिए 1/2 गुणांक आयोटा किसे कहते हैं? तो 1/2 गुणांक किसे कहते हैं? किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और उसके सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? हम 1/2 गुणांक आयोटा कहते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर यही बात आपको दे दे 1/2 गुणांक आयोटा निकालो, हमारी किताब का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल को अपन बाद में करेंगे, पहले एक बार चैप्टर सोल्व कर लेते हैं पूरा। तो नेक्स्ट यहां से आपको पूछा जा सकता है कि आपको अणुभार देकर कह सकता है कि 1/2 गुणांक आयोटा निकालो। तो ध्यान रखिए, अणुभार के लिए, अणुभार के लिए, तो अणुभार के लिए आयोटा क्या होगा? अणुभार के लिए आयोटा होता है क्या? सैद्धांतिक अणुभार, सैद्धांतिक अणुभार बटा क्या हो गया? प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने अध्ययन किया था कि आयोटा का अणुभार क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती होता है। तो जब अणुभार के लिए हम 1/2 गुणांक का अध्ययन करेंगे तो होगा सैद्धांतिक बट्टा प्रेक्षित अणुभार, जबकि बाकी सब के लिए क्या होगा? अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए क्या होगा? प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। नेक्स्ट, अब आयोटा की शर्तें क्या क्या है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। तो देखो 1/2 गुणांक आयोटा की शर्तें, जब आयोटा का मान 1 हो, जब आयोटा का मान 1 से ज्यादा हो, जब आयोटा का मान 1 से कम हो। तो क्या कहोगे? आयोटा इक्वल्स टू 1, तो न तो उस पदार्थ का, न तो विलेय पदार्थ का संगुणन होगा, न ही वियोजन होगा। तो आप कहोगे न तो संगुणन न ही वियोजन, न तो संगुणन होगा और न ही क्या होगा? वियोजन होगा। दूसरा देखो, आयोटा का मान 1 से ज्यादा, 1/2 गुणांक 1 से ज्यादा है, तो आप कहोगे क्या होगा? वियोजन होगा, वियोजन होगा। आयोटा का मान 1 से कम, तो क्या होगा आपके पास? संगुणन होगा। अब संगुणन और वियोजन के लिए अलग अलग इसके फॉर्मूले होते हैं जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं। देखो कैसे?
इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या वियोजन की मात्रा, यूं कह सकते हो आयोटा व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध, यहां पर भी आयोटा व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। ये लास्ट डेरिवेशन रहेंगे, 2 मिनट बात करते हैं, एक बार इसको फिर से स्टडी करें। वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, वांट ऑफ गुणांक आयोटा कहलाता है। अणुभार के लिए ये क्या होगा, अणुभार के लिए होगा सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। इसकी शर्तें कितनी है, 3 शर्तें हैं। आयोटा का मान 1 के बराबर, न तो संगुणन न ही वियोजन। आयोटा का मान 1 से ज्यादा, आयोटा का मान 1 से ज्यादा होते ही वियोजन होगा, 1 से कम होते ही संगुणन होगा। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, अब इसमें संबंध देखते हैं, आयोटा व अल्फा में संबंध, आयोटा व अल्फा में संबंध। तो देखिएगा जरा ध्यान से, आरबीएसई बोर्ड 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पहले हम डेरिवेशन देखते हैं और फॉर्मूले भी साथ साथ ही देखते हैं। तो पहला हो जाएगा आपके पास वांट ऑफ गुणांक आयोटा, वांट ऑफ गुणांक आयोटा व वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा होती है बेटा अल्फा, अल्फा में संबंध। देखो वियोजन की मात्रा को भी किससे शो किया है, अल्फा से, और संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से ही शो करेगा। तो देखो अगला हो गया इसमें वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक आयोटा व संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, और उसको भी कैसे डिनोट, उसको भी डिनोट किया जाता है अल्फा से। संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। चलिए करते हैं बातें। तो पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा यहां से अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1, n आयनों की संख्या है, अल्फा आपको पता ही है वियोजन की मात्रा, और वांट ऑफ गुणांक क्या होता है आयोटा। उसके लिए क्या होगा बेटा, उसका फॉर्मूला भी एक बार तो याद कर लो। फॉर्मूला होगा आपके पास ये, क्या फॉर्मूला बनने जा रहा है इसका, इसका फॉर्मूला बनने जा रहा है आपका अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, लेकिन इसको हम n से गुणा करेंगे तो नीचे की दुनिया उल्टी होगी, 1 माइनस n। तो सीधा सीधा कह दे, क्या कहोगे आप डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है अल्फा इक्वल्स टू होता है आयोटा माइनस 1 और n माइनस 1, जबकि संगुणन की मात्रा के लिए देखो आयोटा माइनस 1, आयोटा माइनस 1, ऊपर n से गुणा हुआ तो नीचे की दुनिया चेंज हो गई, दैट मीन्स n माइनस 1 की जगह क्या करना है 1 माइनस n। चलो ये संबंध आया कैसे, तो हम मान लेते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं। सपोज करो आपके पास ये मार्कर है, ये मार्कर आपको दे दिया गया, ठीक है। तो अब ये जो मार्कर दे दिया गया, अभी आपको एक मार्कर दिख रहा है, अब इस मार्कर को हम लोग तोड़ दें तो आपके पास आयनों की संख्या क्या होगी, 1 से ज्यादा। तो आपने पहले किया, सपोज करो ये आपके पास क्या है, एक मार्कर है ए, अब इसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, कोई जरूरी नहीं है बराबर टुकड़े हो, n टुकड़े होंगे, कोई 2 करेगा कोई 5 करेगा, तो इसके टुकड़े हो गए NB, टुकड़े कितने हो गए NB। तो अब इस पर साम्य की तरह लगाओ, जैसा साम्य में करते हैं क्लास 11 में। आप कहोगे प्रारंभ में मोल कितने बेटा, इसका 1, तो टूटे हुए अणुओं की संख्या कितनी हो गई 0। नेक्स्ट साम्य पर, तो साम्य पर कितने अणु टूट गए, जो भी टूट गया, तो यहां पर वियोजन की मात्रा को आपने क्या माना है अल्फा, तो यहां से कह दिया आपने 1 माइनस अल्फा, अल्फा टुकड़े टूट गए और उन टुकड़ों की संख्या थी n अल्फा। हो गया, तो ये तो हो गए प्रारंभ में अणु, ये हो गए साम्य पर अणु। तो अब साम्य पर कुल अणु देख लो आप, कुल कितने, तो कुल कितने हो गए, इनको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये हो गए कुल। नेक्स्ट अब आयोटा का फॉर्मूला बताओ, देखे आयोटा का फॉर्मूला क्या है, अणु संख्या गुणधर्म के लिए आप कहोगे सर प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटा क्या कहेंगे आप लोग, सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान वो है जो प्रेक्षण करके प्राप्त किया, तो प्रेक्षण करके प्राप्त किया साम्य पर टूटे हुए अणु, तो ये हो गए कुल अणु कितने, आयोटा इक्वल्स टू कुल कितने 1 माइनस ये प्लस n अल्फा बटा सैद्धांतिक मान कितना है जो शुरू में था, तो सैद्धांतिक मान 1 प्लस 0 कितना है 1,
अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या आ गया आपके पास, देखिए आयोटा इक्वल्स टू, ये तो 1 है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। एक काम करो, एक को इधर दे दो, तो क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये बच गया माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। माइनस वाले स्टेप को थोड़ा इसको चेंज करके लिख दो, तो आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एन एल्फा माइनस एल्फा, कॉमन क्या रहा बेटा, एल्फा कॉमन ले लो, तो हो गया आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा एन माइनस 1। तो बताओ एल्फा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, ये का ये आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या होगा आपके पास, ये इसके जस्ट नीचे आ गया आयोटा माइनस 1 और एन माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो बताइए वांट ऑफ गुणांक आयोटा व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध क्या है, आप कहोगे अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 एन माइनस 2019 इसका चुका है, जिसका न्यूमेरिकल अब टॉपिक खत्म होते ही मैं कराऊंगा अभी। नेक्स्ट अगला चलिए, वांट ऑफ गुणांक व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध, चीजें वही लेनी है लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा है। जैसे मैंने क्या बोला था पहले, एक मार्कर है 1a, इसके n टुकड़े किए तो nb, इस बार टुकड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। तो बताओ संगुणन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो आप कैसे जोड़ोगे, माना कि अब आपके पास प्रारंभ में मोल कितना है, इतना है, nb मान लो या कितना भी मान लो, आप एक मान लिया a। अब दोबारा आपके पास जो आएगा वर्ड वो क्या होगा आपके पास, जैसे आपके पास na अणु थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, b में कन्वर्ट हो गए, उनको जोड़ा तो, या इनको कह सकते हैं आप bn या an कह दो इसको, an जुड़ गए तो na अणु थे, n टुकड़े थे, जब इनको जोड़ा तो क्या बन गया है an। नेक्स्ट प्रारंभ में हमेशा साम्य में क्या मानते हो, 1, तो जुड़े हुए टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, 0 ही होगी। नेक्स्ट साम्य पर क्या लिखते हो उस बात को, 1 माइनस एल्फा। तो अब ये जुड़ गए, देखिए पहले टूटे थे तो n अणु बने थे, अब जुड़ गए तो n का भाग लगेगा तभी तो कम होंगे। तो यहां पर बन गया आपके पास एल्फा अपॉन n, कुछ नहीं करना, बाकी सब चीजें वही, कुल अणु देख लो कितने, कुल कितने होंगे, जोड़ दो सबको, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n। लगाओ आयोटा का फॉर्मूला, क्या होगा बेटा, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान जो प्रेक्षणों से प्राप्त किया ये वाला, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन सैद्धांतिक मान कितना है, 1 प्लस 0 बराबर कितना, 1। सॉल्व कर लो इस बात को, तो आ गया आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। इसको मेरी तरफ दे दो, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, थोड़ा ढंग से लिख दो इसको, आयोटा माइनस 1 बराबर, बोलो क्या होगा, एन एल्फा माइनस एल्फा, कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा आपके पास, बोली कितना, सॉरी यहां पर थोड़ा गलत लिख दिया अपन ने, ये वाला मान लिखना था, एन एल्फा लिखा है, एल्फा बाई एन लिखना था यहां पर, तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्फा बाई एन। नेक्स्ट इसको भी दोबारा कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट तो इसको दोबारा सोल्व करो, तो यहां हो जाएगा आपके पास आयोटा इक्वल्स टू, यहां बन जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन कितना हो गया, एन। इस मान को इधर दे दीजिए, तो हो गया आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। सोल्व कर लो, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा अपॉन में 1, एलसीएम ले लो, आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ गया बेटा, एन, एन से एन कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया आपके पास एल्फा, माइनस ये कितना हो गया एन एल्फा, एन को ऊपर दे दो, तो क्या आ जाएगा एन आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो क्या रह गया, एल्फा माइनस एन एल्फा। अब लो कॉमन, तो आ गया आपके पास एन आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू, बोलो एल्फा, एल्फा में से एल्फा तो कितना 1 माइनस एन, तो एल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, एन आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, हेंस प्रूफ। ये हो गया आपके पास वांट ऑफ गुणांक आयोटा व संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। यहां पर देखिए कुछ चेंज नहीं है, 1 0 1 0, 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा, वहां क्या आपके पास एन एल्फा, बिकॉज एन टुकड़े हो गए, टूट गया, टूटने से बिखर गए तो एन गुणा एन टाइम्स होगा वो। नेक्स्ट वहां पर क्या होगा, एन का भाग लगेगा तभी तो जुड़ेगा भैया, मैं कह रहा हूं ये आपके पास डस्टर है, 5 टुकड़े कर दिए, मुझे 1 करना है तो भाग लगाओगे तभी तो 1 होगा, तो यहां पर क्या हो गया, इतना सा चेंजेज है, एन एल्फा और एल्फा बटा एन। बाकी आप आयोटा का सूत्र जानते हैं, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान।
ये हमारा विलियन चैप्टर पूरा हो चुका है दोस्तों। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन दो पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देता हूं आज की क्लास में, ठीक है। इन दो पर आधारित क्वेश्चनों को हम लेते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान बोर्ड 2019 में पूछा गया था, तो चलिए ये दो न्यूमेरिकल उस पर आधारित है, आयोटा पे आधारित न्यूमेरिकलों की हम बात कर रहे हैं का उसके दो न्यूमेरिकल हमारी किताब के आरबीसी बोर्ड 2019 में ये पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, K4FeCN6 एक संकुल यौगिक दिया गया का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है। विलियन का परासरण दाब ज्ञात करो, उसके लिए R का मान दे रखा है। आप सब जानते हैं परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होगा, बोले जरा। पाई समानुपाती m, खोलो इसको, पाई बराबर MRT के दो चाहे CRT के दो, MRT। मैं आपसे पूछता हूं आयोटा लगेगा कि नहीं, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो आयनन शब्द दे दिया, मैंने आपसे कहा था आयनन आ जाए, वियोजन आ जाए, संगुणन आ जाए, आयोटा का मान दे तो आयोटा से गुणा करोगे, नहीं तो गुणा नहीं होगा। नेक्स्ट अगला आपको ज्ञात क्या करना है, परासरण दाब पाई इंटू लगा दो आप आयोटा। अब यहां से आपको आयोटा ज्ञात करना है, तो देखते हैं इसके बाद पाई बराबर m तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, कितना है 0.1 इंटू R का मान आपको दिया हुआ है, ये रहा 0.0, यहाँ हो जाएगा आपका 82 हो गया भाई। नेक्स्ट इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस, क्योंकि केल्विन हमेशा हम केल्विन में टेम्परेचर रखेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया हुआ होगा हमेशा केल्विन में रखना है। तो 27 इंटू 273 कितना हो गया 300 केल्विन, इंटू आपको आयोटा फाइंड करनी है। अब आयोटा की वैल्यू अलग से निकालो कि आयोटा क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो देखो आयोटा के लिए संगुण है कि वियोजन है, पहले तो ये देखो संगुणन है या वियोजन है। आयनन का ही दूसरा मतलब क्या होता है, वियोजन होता है दोस्तों। तो अब आयनन या वियोजन का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़ा था, अल्फा इक्वल्स टू आयोटा -1 और n-1। अल्फा आपको दिया हुआ है कितना 46%। तो देखो 46% का मतलब क्या है, अल्फा बराबर 46% मतलब 46/100 मतलब 0.46। आयोटा आपको ज्ञात करके यहां मान रख देना है। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने कहा था एन होता है दोस्तों आयन, तो आयन इसको ले लो और शुरू में बताया था अभी तोड़ना, K4FeCN6 बताओ कैसे टूटेगा ये। तो आपने कहा 4K प्लस FeCN6 संकुल यौगिक हमेशा कितना आयन होता है 1, ये कितने आयन है 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। एन का मान है 5 और अल्फा का मान है 0.46, रख दो वैल्यू इस फॉर्मूले में। तो अल्फा की जगह कितना लिखूं 0.46 बराबर आयोटा का मान तुम्हें ज्ञात करना है, आयोटा -1। नेक्स्ट एन का मान निकाल लो 5 -1, सही है। नेक्स्ट तो 0.46 बराबर आयोटा -1/4, 5 में से 1 गया था। नेक्स्ट यहां हो जाएगा आयोटा -1 इक्वल्स टू, ये हो गया कितना 6 चौका 24, तो 4 यहां बच गया 2, ये 16 और 2 18, तो 1.84 हो गया, ये कितना हो गया 1.84, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो -1 है ये उधर जाएगा तो +1 हो गया, तो आयोटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2.84 आ गया। आयोटा कितना हो गया हमारे पास 2.84, चिपका दो यहाँ। नेक्स्ट तो पाई इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 इंटू पॉइंट है, यहाँ हो गया 0.082 इंटू 300 इंटू आयोटा की वैल्यू कितना है 2.84। तो आपके पास परासरण दाब की एक्चुअल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको जब गुणा करोगे तो आंसर आएगा 6.98, ठीक है। तो ये होगा 6.98 वायुमंडलीय या एटमॉस्फेयर, जो भी आप लिखना चाहो वायुमंडलीय लिख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में आप क्या लिख दो एटमॉस्फेयर लिख दो। नेक्स्ट ये है हमारे पास राजस्थान बोर्ड 2019 का सवाल। अगली बातें हम लोग करते हैं तो अगली बात है हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, ये था इस फॉर्मूले को मैंने यूज लेना सिखाया किसके साथ, अणुसंख्यक गुणधर्म के साथ, जो परासरण दाब निकालना था। अब दूसरा सिखा रहा हूं आपको हिमांक अवनमन, क्या वो भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? जी हाँ। सवाल क्या है आपके पास, 3 ग्राम बेंजोइक अम्ल, अभी बताया था एसिटिक अम्ल
को बेंजीन विलायक में डाला और बेंजोइक अम्ल को डाला, तो बेंजोइक अम्ल का अणुभार 122, तो जस्ट डबल हो रहा था कितना, 244। बस ध्यान रखना अणुभार के लिए 3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, इसका हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन होता है। तो बेंजोइक अम्ल के संगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा हो चाहे संगुणन की मात्रा, ज्ञात क्या करना है, अल्फा आपको ज्ञात करना है, उसके लिए आपको KF दिया गया है। तो चलो हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। हिमांक का सूत्र सब बच्चा जानता है, डेल्टा TF समानुपाती छोटा m, खोल दो तो डेल्टा TF बराबर बन गया, बोलो क्या बेटा, इसको खोला तो KF इंटू मोललता WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा कितना होगा WA विलायक का भार। तो बताओ डेल्टा TF कितना दिया हुआ, हिमांक अवनमन 0.317 बराबर KF का मान कितना दिया बेटा 5.1 इंटू WB विलेय का भार कितना दिया आपको 0.3 ग्राम। नेक्स्ट विलेय का अणुभार कितना है, बेंजोइक अम्ल फॉर्मूला था C6H5COOH 122, तो यहां पर आपके पास 122 इंटू 1000। नेक्स्ट अगली बात क्या आ रही है आपके पास, WA, तो विलायक का भार भी M भी ज्ञात कर लो इसमें, नहीं तो आप पहले बेंजोइक अम्ल का अणुभार यहां से आप ज्ञात कर लो, क्योंकि यहां से बात क्या है, हमने जो अणुभार लिखा है वो कौन सा है बेटा, ये अणुभार हमने लिखा है जो वास्तविक अणुभार है, जबकि हमारा क्या पढ़ा हुआ है तुम्हें भी पता है, अभी थोड़ी देर बाद हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, असामान्य अणुभार। तो जब तुमने बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में डाल दिया तो क्या अणुभार 122 रहेगा, क्या द्विलकीकरण हो गया। तो इसलिए इस अणुभार को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो सैद्धांतिक था, यहां हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले MB ज्ञात करना है, MB ज्ञात कर लो और यहां पर कितना हो जाएगा 200। अब एक बार इसको छोड़ दो, क्योंकि हमें MB तो ज्ञात नहीं करना है, हमें तो क्या ज्ञात करना है, हमें संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात करनी है। तो संगुणन के लिए जरा फॉर्मूला बोलो, तो संगुणन के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू n आयोटा माइनस 1 और 1 माइनस n। यहां पर फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1, वहां पर भी आयोटा माइनस 1, ऊपर n से गुणा हो गया तो नीचे की दुनिया पलट गई। n तुम्हें पता ही है, बेंजोइक अम्ल के लिए n कितना होगा, फॉर्मूला C6H5COOH, टूटा तो ये माइनस का ये प्लस का, तो आयनों की संख्या कितनी होगी, n बराबर कितने हो गए 2। तो आप बताओ मुझे, यहां पर तुम्हें निकालना तो अल्फा है, n तुम्हें ध्यान है, क्या आयोटा पता है क्या, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, आयोटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, का आयोटा का मान इसमें कितना आएगा। ठीक है, तो अब आयोटा ज्ञात करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, कि इसका मान कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा ज्ञात करने के लिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां से अणुभार वाली बात हमारे आगे बात समझ में। नेक्स्ट अब अल्फा का मान, संगुणन की मात्रा अल्फा हमें ज्ञात करनी है, तो अल्फा तो हमें ज्ञात करनी है। n का मान कितना हो गया दोस्तों, n का मान हो गया 2, यहां हो गया आयोटा माइनस 1, कितना हो गया आयोटा माइनस 1, और इधर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2। तो यहां से छोटी सी बात रही हमारे पास, क्या ज्ञात करना आपको, आयोटा। अब इस क्वेश्चन में आप याद करो, MB अगर हम 122 लगा देते हैं, तो MB 122 लगा देते हैं, तो दूसरी बात हमारे को MB तो ज्ञात ही नहीं करना, हमारे को उस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसकी है, आयोटा की। और मैंने तुम्हें क्या कहा था फॉर्मूले में, कि जब जब तुम संगुणन की मात्रा वियोजन की मात्रा दे रखी है, तो काय से गुणा करोगे, आयोटा से, काय से करोगे, आयोटा से, काय से करोगे, आयोटा से, तो अपने आप ही अणुभार कितना हो गया 122 हो गया, अपने आप ही अणुभार कितना हो गया 122 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आयोटा का मान, तो आयोटा इक्वल्स टू मान कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो आयोटा इक्वल्स टू ये वाली चीजें चली गई ऊपर, तो 122 इंटू 0.317 अपॉन, यहां से इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5.1 इंटू 0.3 इंटू 5। तो आयोटा इक्वल्स टू, जब इस पूरी बात को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.506 के लगभग आएगा। अब इस मान को आप वहां चिपका दीजिए, तो यहां आ जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल्स टू 2, यहां पर आयोटा का मान हो गया 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2, तो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2। अब एक में से 50 गया तो 0.50 बच गया, और बाकी कितना बचना चाहिए 0.494, तो यहां पर बच जाएगा 0.494 अपॉन माइनस का बचेगा वो भी, क्योंकि माइनस का बड़ा, और नीचे बच गया माइनस का अपन।
इसको इससे कैंसिल आउट किया, देख लो अल्फा कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको इंटू कर दीजिए तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 0.494 जितना भी बनेगा यह आ गया आपका अल्फा। इस तरह से हम अल्फा और आयोटा में संबंध निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा। ये हमारा विलियन का चैप्टर पूरा होता है। इसके पार्ट के पीछे के जो न्यूमेरिकल्स है अगली एक क्लास में जो बच गए न्यूमेरिकल उदाहरणों को आप देखिए, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैं करा चुका हूँ। बुक के लास्ट के एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आ जाएंगे। अच्छे से अध्ययन कीजिए दोस्तों। ये हमारा विलियन आज समाप्त होता है। नमस्कार।